Assalamu alaikum and welcome back to another episode of our special Ramzan podcast. I'm your host Sundas Afzal and today we have our prestigious guest Dr. Usman Khan, registered pharmacist serving as a lecturer at Iqra University Islamabad campus H9 with over 3 years of experience at clinical, academic and community retail setup. Welcome sir. Thank you so much, Sundas, for a warm welcome. How are you sir? I'm fine. How are you? Today I'm going to be discussing with you medication management during Ramzan. ओके दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं. मोस्टली ये होता है कि मेडिकेशन को रमज़ान के अंदर मैनेज करने का बहुत ज़्यादा इशू होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि आपने डोजेज रेजीम के साथ कैसे चलना है या मेडिकेशन को किस तरह से लेना है. आई थिंक कि हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ऑडियंस भी इस बात से फ़ायदा उठा सकती है. इट विल बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन इंशाल्लाह. श्योर सर. पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि व्हाई इज मेडिकेशन मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट इन रमज़ान स्पेशली. इसको सुंदस आप इस तरीके से देखें कि ड्यूरिंग रमज़ान टाइम पीरियड ये होता है कि आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा क्योंकि आपकी उठने का सोने का टाइम डिफ़र करता है अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस एक्टिविटी. हम उसे मैनेज कर रहे होते हैं तो आपके स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गया. अदर देन दैट आपका उसके अलावा आपकी मील टाइमिंग वो फिक्स है. आप सहरी के टाइम पे मील इंटेक करेंगे और अदर देन दैट आप जो है वो इफ्तार के टाइम पे करेंगे. तो मील इंटेक हो गया, स्लीप साइकिल हो गया और थर्ड पॉइंट आपके पास आ जाता है आपका वाटर इंटेक. ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आपका मेटाबॉलिज्म का इफ़ेक्ट जो है वो डिसाइड कर रही होती हैं. जब भी आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा एज अ रिज़ल्ट आपका रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन भी डिस्टर्ब होगा क्योंकि मोस्टली हमें मोस्ट कॉमनली तो आइडिया है कि ज़्यादातर जो मेडिकेशन यूज़ होती है वो हमारे पास ओरल रूट के थ्रू होती है, चाहे वो कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, टैबलेट होगी. तो जब भी आप ओरल रूट को टारगेट कर रहे हैं तो ड्रग एब्जॉर्प्शन इफ़ेक्ट होती है आपकी मील टाइमिंग से, स्लीप साइकिल से और वाटर इंटेक से. तो आई थिंक कि मेडिकेशन को मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस सिनेरियो में. और सर मेडिकेशन से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन मेरे पास ये है कि क्या रमज़ान में रोज़े के दौरान दवाई लेना छोड़ देना चाहिए या मेडिकेशन को उस टाइम तक स्टॉप कर देना चाहिए. नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. आपको मेडिकेशन को प्रॉपरली जो है वो लेना चाहिए जिस टाइम भी है. हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम डोजेज रेजीम जो है उसको मॉडिफाई कर दें और उसके अकॉर्डिंग अब आप सिंपली देखें ना, हमारे पास ऑप्शंस हैं लाइक वी हैव सहरी एंड इफ्तार. तो ओडी अगर हमने डोज़ लेनी है तो वो दोनों टाइम में से किसी एक टाइम पे हो जाएगी वंस डेली. और अगर हमने बीडी की तरफ जाना है तो हम या मॉर्निंग टाइम में सहरी के टाइम पे कर लेंगे या इफ्तार के टाइम पे शाम को कर लेंगे डोज़. अच्छा, ऐसे कौन से पेशेंट हैं जिनको एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत होती है रमज़ान के? आई थिंक कि वो सारे पेशेंट जो कि मैनेजेबल डिजीज़ के साथ डील कर रहे हैं. मैनेजेबल डिजीज़ रेफ़र टू दोज डिजीज़ जिनका क्योर नहीं एग्जिस्ट करता. उनको आपने टाइम टू टाइम मैनेज करना है. मेडिकेशंस आप लेते जाएंगे तो आप उससे रिलीफ हासिल करते जाएंगे. आपको मेडिकेशन थ्रू आउट द लाइफ लेनी पड़ती है. यही वो डिजीज़ हैं जो क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर भी आ जाती हैं. हम इनको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ भी कह सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर आपके पास डायबिटीज़ मेलाइटस आता है, हाइपरटेंशन आ जाती है, कार्डिक इश्यूज़, एपिलेप्सी. ये सारे भी जो भी डिसऑर्डर्स हैं इनको आपने मेडिकेशन बार बार इंटेक करके ही मैनेज करना है डेली बेसिस पे. तो कोई भी ऐसा बंदा जो इन इश्यूज़ के साथ डील कर रहा है अगर वो मेडिकेशन को छोड़ देगा रमज़ान की वजह से तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा. ये उसके लिए बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग कंडीशन होगी. और सर इसमें प्रेग्नेंट वुमेन भी इंक्लूडेड है? जी, प्रेग्नेंट वुमेन भी इसके अंदर आ जाती हैं. मैंने आपको जैसे बताया ना कि ये सारा कुछ डिपेंड करता है, कंडीशन टू कंडीशन वेरी करेगा, पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करेगा क्योंकि हर पर्सन टू पर्सन आपकी जेनेटिक्स डिफरेंट है, केसेस डिफरेंट है, सारी चीज़ें डिफरेंट है. तो वो सारा सिनेरियो केस स्टडी जब बनती है उसके हिसाब से हम मेडिकेशन को मैनेज करते हैं. ठीक है सर, बिल्कुल ठीक. सर आप मुझे ये बताएं कि इसके साथ साथ मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि बीइंग अ फार्मासिस्ट अभी हमारी कम्युनिटी ज़्यादा पेशेंट ओरिएंटेड थेरापी की तरफ जा रही है. कि पहले तो रोल ये था ना कि आप मेडिकेशन डिस्पेंस करते हैं या पेशेंट काउंसलिंग करते हैं. नहीं, अब मोर देन दैट हम इस तरफ जा रहे हैं कि हम पेशेंट ओरिएंटेड थेरापी दें. कि पेशेंट ओरिएंटेड थेरापी का सिंपल ये मतलब है
कि जो दवाई किसी एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए बनाई गई है वो सिर्फ वही कंज्यूम करेगा, ये अकॉर्डिंग टू हिज नीड है। अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखें तो फॉर एग्जांपल पर्सन ए को 500 मिलीग्राम किसी ड्रग से इफ़ेक्ट आ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि पर्सन बी को भी उस पे आए। पर्सन बी को हो सकता है 200 मिलीग्राम पे या 300 मिलीग्राम पे इफ़ेक्ट आए। तो ये आपकी जेनेटिक्स डिटरमिन कर रही होती है, तो ये कंडीशन टू कंडीशन वेरी करेगा। तो आजकल दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है कि हम पेशेंट ओरिएंटेड थेरापी की तरफ जाएं। बिल्कुल ठीक है सर। सर आप मुझे ये भी बताते चलें कि दवाइयों का टाइम कैसे चेंज होता है ड्यूरिंग आवर फास्टिंग। दवाइयों का टाइम सिंपली जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्टली मेडिकेशन जो ली जाती हैं वो या ओडी होती हैं या बीडी होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा टीडीएस का भी है 3 टाइम्स अ डे का। जैसे कि ऑगमेंटिन की हम एग्जांपल लें कि ऑगमेंटिन को जब भी 650 मिलीग्राम का लिया जाता है तो वो 3 टाइम्स अ डे होता है। लेकिन कोशिश ये की जाती है कि आप सहरी और इफ्तार के साथ अपने मेडिकेशन टाइम को डील करें, मतलब उसको उसके साथ लिंक कर लें। आप सहरी के टाइम पे डोज़ ले लें और आप इफ्तार के टाइम पे डोज़ ले लें। और फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी ऐसी मेडिकेशन है जो आपने वंस डेली लेनी है, तो कोशिश ऐसे करनी चाहिए कि आप उसको रात के टाइम पे लें, इफ्तारी के बाद लें, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे ऐसा होता है कि आपने पूरा डे उस फास्टिंग पीरियड के साथ गुजारना है ना, तो आप फिर इस किस्म की मेडिकेशंस को नहीं लेते जो कि आपके लिए मॉर्निंग में ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल सही सर। जैसे कि हम मेडिकेशन मैनेजमेंट की बात आज कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग विद द मेडिकेशन मैं सबसे पहले एंटी हाइपरटेंसिव्स के ऊपर जाऊंगी, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन जो मेडिसिन होती हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि बीपी के पेशेंट्स जो हैं जो मेडिकेशन ले रहे हैं वो उसको कैसे एडजस्ट करें या क्या करें उसके साथ। अब इसके अंदर सुंदर अगेन वही बात आ जाती है कि इसके अंदर भी ना कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको ऐसे देखें, डायरेटिक की बात करें, पहली बात तो ये है कि एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट को भी मेडिकेशन लेनी चाहिए। और उसके अलावा ये कि फ़ास्टिंग भी उसको नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये मैटर ये करता है कि उसकी कंडीशन बेटर है कि नहीं, उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन्ड है कि नहीं। अब अगर हम सिर्फ एक केस को पकड़ते हैं, हम डायरेटिक की बात कर लेते हैं। डायरेटिक एक ऐसी मेडिकेशन है, एंटी हाइपरटेंसिव क्लास है ना ड्रग की, उसके अंदर बहुत सारी अलग क्लासेस हैं, CCBs, ARBs, उसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स, उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं ये डायरेटिक्स। अब अगर हम सिर्फ डायरेटिक की बात कर लें तो डायरेटिक एक ऐसी क्लास है ड्रग्स की जो कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज करती है या डायरेसिस के इफ़ेक्ट को ज़्यादा करती है, और जिसकी वजह से आपका जो वाटर लेवल है बॉडी के अंदर वो कम हो जाता है। बिकॉज़ अगर हम इसको रिकॉल करें, जो ब्लड प्रेशर है उसके अंदर आपके वाटर के लेवल का बहुत बड़ा किरदार है। जितना पानी आपके जिस्म में ज़्यादा होगा उससे ऑटोमेटिकली डायरेक्ट रिलेशन है, आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो ये एक मेकैनिज़म है जिसके थ्रू आप ब्लड प्रेशर को कम करते हैं कि आप डायरेटिक देते हैं, वाटर आपका बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है और एज अ रिज़ल्ट जो है वो ब्लड प्रेशर आपका नीचे आ जाता है। तो डायरेटिक मॉर्निंग में नहीं लेने आपने, सहरी के टाइम पे। सर कोई कॉमन ब्रांड नेम जो डायरेटिक्स जिससे आ रही है मार्केट में? पायरोमाइड बहुत कॉमन है, फ्यूरोसिमाइड, लेसिक्स नाम से आती है ब्रांड से, ड्रग फ्यूरोसिमाइड। ठीक है सर। मुझे ये बताएं कि जो बीपी के पेशेंट्स होते हैं उनको क्या रिस्क होता है या क्या उनके उसका रिस्क ये है कि आप देखें कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने वाटर इनटेक कम लिया है, आपने उसको मॉर्निंग में डायरेटिक भी दे दिए जो उसकी नॉर्मल रजीम का पार्ट है, तो ऑब्वियसली उसकी कंडीशन क्या होगी कि उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा, उसको वीकनेस फील होगी, उसको जो है वो कन्फ्यूजन होगी, उसको जो है वो पसीने आएंगे और कंपकपाहट महसूस होगी। तो ये सारी कंडीशन है कि जिसकी वजह से आपको मैनेज करना होता है एक प्रॉपर रेजीम जो कि आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते। ऑब्वियसली एक कंसर्न्ड पर्सन, फार्मासिस्ट या फिजिशियन ही डिसाइड करेगा ये बात। ये तो सारी थी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन की बात। अब हम डायबिटीज़ पे बात करते हैं। सर आप मुझे बताएं कि डायबिटीज़ मेडिसिन जो होती हैं उनको किस तरीके से लेना चाहिए रमज़ान में? अब एंटी डायबिटिक मेडिकेशन का भी एक यही सिनेरियो है कि पहले तो इसमें ये देखना चाहिए कि एंटी डायबिटिक मेडिकेशन आप ले रहे हैं तो आप मतलब मोस्टली क्या होता है कि लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि उनकी कंडीशन कैसे है। अब ऑब्वियसली आप जब डायबिटिक होते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस की हम बात करें, उसके अंदर ये है कि आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर किया जाता है। अगर तो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन्ड हैं
तो फिर आप जो है वो फास्टिंग भी करते हैं और फास्टिंग के साथ साथ मेडिकेशन भी लेते हैं। लेकिन इन केस अगर आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं है, उनमें फ्लक्चुएशन आती है, कई बार ऐसा होता है कि आपकी मेडिकेशन की वजह से आपकी शुगर ड्रॉप हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहते हैं, मेडिकेशन इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, तो फिर उस केस के अंदर आपको फास्ट अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हम उस केस की बात करते हैं कि जिसमें आप फास्टिंग भी कर रहे हैं और आप मेडिकेशन भी ले रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी रजीम के अंदर सल्फोनाइल यूरिया है तो वो आप मॉर्निंग में नहीं ले सकते, क्योंकि वो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करेगा, आपके ब्लड शुगर लेवल को ड्रॉप कर देगा, तो जो कि एक डेंजरस सिचुएशन है। और उसके अलावा अगर आप मेटफॉर्मिन की बात करें तो वो एक सेफ़ ऑप्शन है, वो आप ड्यूरिंग फास्टिंग ले सकते हैं, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। सल्फोनाइल यूरिया अगर आप यूज़ करें तो वो आप प्रेफर करें कि आप इवनिंग टाइम में लें आफ्टर इफ्तार। मेटफॉर्मिन जो ग्लूकोफेज के नाम से आती है। जी जी बिल्कुल ठीक है। और सर जो इंसुलिन के पेशेंट होते हैं, इंसुलिन के पेशेंट भी इंसुलिन को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट सिनेरियो है, मतलब मोस्टली जो स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर, वो इस चीज़ को आगे कहते हैं कि भाई इससे जो फास्ट है वो ब्रेक नहीं होता है, तो मोस्टली हम इसी के साथ चलते हैं। और सर इसकी इंसुलिन की डोज है वो कौन एडजस्ट करके देता है? ये ऑब्वियसली एक फिजिशियन और फार्मासिस्ट ही कर सकते हैं, बिकॉज दे आर द कंसर्न पर्सन, और पेशेंट को ख़ुद ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसुलिन ऑब्वियसली आप एक पेरेंट्रल रूट की तरफ जा रहे हैं, तो पेरेंट्रल रूट की तरफ जब भी आप जा रहे होते हैं इसका इफ़ेक्ट भी ज़्यादा तेज़ आता है, और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो वो भी ज़्यादा जल्दी आता है। तो जब भी आप पेरेंट्रल रूट के साथ डील कर रहे होते हैं आपको एक्स्ट्रा कॉशन होना चाहिए। ठीक है सर। सर अगर किसी पेशेंट के अंदर ड्यूरिंग द फास्टिंग टाइम उनको लो शुगर के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उनकी शुगर लो हो रही है? इसका सिंपली ये है कि उनको पहली बात है कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगी, मतलब ऑब्वियसली उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगा, वीकनेस होगी, उनको कन्फ्यूजन होगी, उसके अलावा उनको ट्रेमर्स हो सकते हैं, और उसके अलावा उनको लिथार्जी हो सकती है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम हैं जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहे हैं। ठीक है सर, ये तो सारी बात थी डायबिटीज़ और एंटी हाइपरटेंसिव्स के बारे में। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, जो यूजुअली इन्फेक्शन वगैरह के लिए दी जाती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, वो हम रोज़े के दौरान ले सकते हैं? ये एंटीबायोटिक ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बात होनी चाहिए। और आजकल आप AMR का वर्ड बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे ना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रोग्राम और स्टीवर्डशिप प्रोग्राम। तो मोस्टली लोगों को इतना आइडिया नहीं है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कि एंटीबायोटिक पहले मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि लाइक आपको कोई भी इन्फेक्शन है, इधर ये थ्रोट इन्फेक्शन है, गट का इन्फेक्शन है, या किसी और चीज़ का इन्फेक्शन है, आपको उसके अंदर पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया भी हो सकता है, उसके अंदर आपके पास फंगस भी हो सकता है, और अगर आप उसके अंदर बात करें वायरस भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन कोई भी माइक्रोब कॉज कर सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जब भी वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हम एंटीबायोटिक्स की तरफ जाते हैं, और एंटीबायोटिक्स के अंदर फिर हमारे पास जो एजेंट्स आ जाते हैं उनके यूज़ का ये होता है कि आपने उसकी डोज़ मिस नहीं करनी होती। ये सारा कुछ हमारे रैशनल मेडिकेशन यूज़ के ऊपर आता है ना, कि रैशनल यूज़ ऑफ मेडिकेशन ये होता है कि आपने उसमें 5 आवर पूरे करने होते हैं, कि आपकी डोज़ राइट होनी चाहिए, आपका जो टाइम है वो राइट होना चाहिए, आपकी फ्रीक्वेंसी राइट होनी चाहिए। तो उसके अंदर एंटीबायोटिक के हवाले से अगर हम बात करें ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुंदर साहब और ऑडियंस आप भी इस बात को कंसिडर करें कि एंटीबायोटिक जब भी आप यूज़ कर रहे हैं आपको उसको प्रॉपर टाइम पे लेना है, उसकी डोज़ आपने मिस नहीं करनी है, क्योंकि आपको उसकी डोज़ मिस करने से नुकसान ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप वही मेडिकेशन दोबारा यूज़ करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस डेवलप हुई हुई मिलेगी, जो कि कभी भी नहीं जाएगी, बिकॉज वंस द माइक्रोब इज़ रेजिस्टेंट ये थ्रू आउट द लाइफ रहेगा। फिर आपको डिफरेंट ग्रुप ट्राई करना पड़ेगा, सेम एंटीबायोटिक से इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो एंटीबायोटिक का यूज़ हमेशा ध्यान से करना चाहिए कि आप उसको डोज को मिस ना करें। इसी टॉपिक को लेके चलते हुए मेरे जहन में क्वेश्चन आया कि मैंने कुछ केसेस देखे हैं जहाँ पर लोग एक दिन एंटीबायोटिक लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं और फिर वो छोड़ देते हैं उसको, तो इससे भी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रही है या प्रोसेस उतना ही स्लो है जितना? नहीं, ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रही है। रेजिस्टेंस डेवलप होने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि डोज का मिस कर देना,
फिर उसके बाद आराम आ गया, आप डोज़ मिस कर देते हैं, फिर आप 1-2 दिन के बाद डोज़ दोबारा ले लेते हैं। तो अगर आपका पहले इस तरह का नुकसान नहीं हुआ तो मज़ीद नुकसान हो जाता है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से दवाई ले लेते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको वायरल इन्फेक्शन है लेकिन आपको आइडिया नहीं है, आप किसी के पास गए और उसने मतलब जिसके पास आप गए वो कोई फिजिशियन नहीं है, लेकिन उसने वैसे आपको मशवरा दिया। मतलब यहाँ पे मोस्टली ऐसा होता है कि लोग मशवरे बहुत ज़्यादा देते हैं। उसने आपको मशवरा दिया कि यार मैंने ये यूज़ किया था, आप ये यूज़ कर लें, आपको इफ़ेक्ट आ जाएगा। लेकिन एक वायरल इन्फेक्शन के लिए आप एंटीबायोटिक नहीं यूज़ कर सकते। एंटीबायोटिक सिर्फ पर्टिकुलरली अपने बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ होगी। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कि रेजिस्टेंस डेवलप करने में बहुत सारे फैक्टर हैं, तो वो बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है, फिजिशियन के एंड पे भी, पेशेंट के एंड पे भी और अवेयरनेस के एंड पे भी। सर आइडियली तो हम 5 to 7 डेज एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, राइट? जी, ये वेरी करता है, मतलब डिफरेंट डिजीज़ हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि आपने 14 डेज़ तक भी लेनी है। तो ये पेशेंट की कंडीशन और डिज़ीज़ की सिवियरिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है सर, अगर एंटीबायोटिक की डोज मिस हो जाए, मिस्टेकनली मिस हो जाए या पर्पसली हम उसको पर्पसली तो आपने बता दिया कि हम उसको मिस करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लेकिन अगर डोज हमारी स्किप हो जाती है, भूल जाते हैं हम, तो फिर उस केस में हम क्या करें? इसमें आपकी जजमेंट काम आती है कि अगर आपकी डोज़ बहुत करीब मिस हुई है, ये नॉर्मल डेज़ की बात है। ऑब्वियसली अगर हम सहरी और इफ्तार के लिहाज से देखें रमज़ान टाइम पीरियड में, तो आपकी डोज़ मिस होना यही है कि आपकी सहरी में मिस हुई है तो आप इफ्तार में जाके लेंगे, बीच में तो आप उस डोज़ को नहीं कंसिडर करते। लेकिन नॉर्मल डेज़ में ये है कि अगर आपकी डोज़ करीब मिस हुई है तो फिर आप उस डोज़ को जो है वो इनटेक कर लेते हैं, बजाय इसके कि आप उसको वेट करें, क्योंकि डोज़ मिस होना एंटीबायोटिक के केस के अंदर बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस साबित हो सकता है। तो क्योंकि इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो बैक्टीरिया की अपनी एक फ़ौज है या आर्मी, हम इसको ऐसे कंसिडर करते हैं, और आपकी एंटीबायोटिक उनके ख़िलाफ़ यूज़ होने वाला एसिड है जो आपकी बॉडी यूज़ कर रही होती है। तो जब आपका ब्लड के अंदर एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो ये जो फोर्स है ये ज़्यादा ताकतवर होगी, एज अ रिज़ल्ट रेजिस्टेंस भी डेवलप होगी। लेकिन आप जब डोज मिस करके थोड़ा टाइम पीरियड गुजरा है लेकिन आपके प्लाज्मा कंसंट्रेशन या ब्लड में वो थोड़ी बहुत ड्रग पड़ी है, तो फिर आप दोबारा जब उसको इनपुट करेंगे या उसकी डोज देंगे तो एज अ रिज़ल्ट वो कंसंट्रेशन अचीव हो जाएगी। एक हम CSF एक टर्म होती है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो हम अचीव करने के लिए। ठीक है सर, अब मैं आपसे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल से टॉपिक पे बात करूंगी, क्योंकि यूजुअली हमारी वुमेन जो होती हैं वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही होती हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होता है ड्यूरिंग द फास्टिंग टाइम? उसका यही है कि आपको जब भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने हैं तो ये मेडिकेशन आपने प्रॉपर टाइम पे लेनी होती है। तो आप इसको मतलब मोस्टली ये रिकमेंड किया जाता है कि आफ्टर इफ्तार आप जो है वो ये मेडिकेशन यूज़ करें प्रॉपर। तो सर ये जो पिल्स होती हैं, क्योंकि फास्टिंग में होते हैं लोग, तो क्या इफेक्टिवनेस जो है वो पिल्स की कम हो जाती है? नहीं, फास्टिंग इटसेल्फ इफ़ेक्टिवनेस पे रोल नहीं प्ले करती। इसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर आ जाते हैं, जैसे कि अगर आपने फॉर एग्जांपल डोज़ ही मिस कर दी है तो फिर इफ़ेक्ट नहीं आएगा, और अगर आपने डोज़ ली है लेकिन आपको वॉमिट हो गई है तो तब भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो ये फास्टिंग इटसेल्फ उसको नहीं इफ़ेक्ट कर रही, लेकिन बहुत सारे और फैक्टर हैं कि फास्टिंग की वजह से हाइपोग्लाइसीमिक थे, कन्फ्यूजन थी, या माइंड में नहीं रहा और आपने मेडिसिन नहीं ली, तो फास्टिंग डायरेक्टली उसको इफ़ेक्ट नहीं करती। और फिर अगर वॉमिटिंग हो जाती है तो डोज दोबारा से लेंगे? ली जा सकती है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको वॉमिट हो गई है लेकिन आप डोज नहीं ले सकते फिर बाद में, क्योंकि सहरी और इफ्तार का एक टाइम होता है। ओके सर, आप मुझे कॉमन मेडिकेशन प्रॉब्लम्स जो रमज़ान में कॉमन पब्लिक फेस कर रही होती है उसके बारे में कुछ बताएं। वो तो हमने काफ़ी हद तक यहाँ पे हाईलाइट भी किए हैं, जैसे कि अगर आपकी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं कि आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, आप जो है वो ड्रग लेना भूल गए, यानी कि डोज़ आपकी मिस हो गई है मेडिसिन की, और उसके अलावा जो है वो वाटर इनटेक आपका सही नहीं है प्रॉपर, आपकी डाइट का पैटर्न ठीक नहीं है, आपको ड्रग फूड इंटरेक्शंस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कॉमनली फेस की जाती हैं ड्यूरिंग रमज़ान टाइम पीरियड। और साथ गलत एडवाइस जो लोग दे देते हैं। हाँ, गलत एडवाइस ये भी एक है। ठीक है सर, अभी आपने बात की कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें फेस करनी पड़ती हैं,
तो हम इसको प्रॉब्लम को या एडहेरेंस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं अपनी पब्लिक के अंदर कि मेडिकेशन को वो इम्प्रूव कर सकें कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन को? अब इसके अंदर ही फार्मासिस्ट का रोल आ जाता है कि वो पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट काउंसलिंग पे काम करें, लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को इस बारे में बताएं कि ड्रग सेफ्टी या ड्रग यूज़ क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं, सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिकेशन के बारे में बताते हैं, तो ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, लेकिन एक टाइम आता है कि ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। सर अब एक मेजर टॉपिक जिसके अलावा जो है वो रमज़ान की सारी डिस्कशन जो है वो बेफ़ायदा है, वो है पानी, हाइड्रेशन। उसके बारे में आप कहेंगे पानी क्यों ज़रूरी है? पानी बहुत ज़रूरी है, वैसे भी पानी की इंटेक बहुत ज़रूरी है, लेकिन चलें हम ड्रग के या मेडिकेशन के यूज़ के हवाले से हम बात करते हैं। उसमें आप ऐसे कंसिडर करें कि मोस्टली जो मोस्ट कॉमनली ड्रग यूज़ हो रही हैं या मेडिसिन यूज़ हो रही हैं वो ओरल रूट के थ्रू हो रही हैं, ओरल रूट आपका उसमें टारगेट हो रहा है। तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी पानी पे डिपेंड करती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने जब मेडिसिन ली है तो वो स्टमक में जाती है, वहाँ पे उसको एक नॉर्मल इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे जो है वो पूरा एक प्रोसीजर है ड्रग की एब्जॉर्प्शन का कि पहले टैबलेट ने डिसइंटीग्रेट होना है, फिर डिसोल्यूशन होगी एंड आफ्टर डिसोल्यूशन उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है जिसके अंदर आपका वाटर का इंटेक बहुत ज़रूरी है। तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन से लेके ड्रग की एलिमिनेशन तक आपका वाटर का लेवल पूरा होना चाहिए। और सिंपल सी बात है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर वाटर लेवल कम है तो आपने मेडिसिन का यूज़ किया है तो वो टॉक्सिसिटी की तरफ जाएगा, आपकी किडनी भी डैमेज हो सकती है इसके थ्रू, क्योंकि एलिमिनेशन में ड्रग मोस्टली यूरिन से ही एलिमिनेट आउट होती हैं। तो वो जिस टाइम पे आपका वाटर का लेवल ठीक नहीं है, बॉडी के अंदर आपकी डिहाइड्रेशन कंडीशन है, तो टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है सर, एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है जो हमारी सोसाइटी में रिवॉल्व कर रहा है कि जो इंजेक्शंस होते हैं या इनहेलर्स होते हैं उससे क्या रोज़ा टूट सकता है? इस पे मोस्टली स्कॉलर कहते हैं कि रोज़ा नहीं टूटता। क्या टाइम है कि जब किसी को रोज़ा तोड़ देना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि जब भी आपकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो फिर आपको रोज़ा कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइपोग्लाइसीमिया केस के अंदर जब आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो बजाय इसके कि आप रोज़े को कंटिन्यू करके अपने आप को मज़ीद तकलीफ़ दें जो कि ज़्यादा तकलीफ़ दे साबित हो, आपको रोज़ा तोड़ देना चाहिए। ठीक है सर, अपार्ट फ्रॉम दिस सेगमेंट एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर जैसे इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस PharmD डिपार्टमेंट इज़ रनिंग 2 clubs, Health and Wellness Club and Pana Club. And as far as I know, you're efficiently working in Pana Club and leading it. Can you elaborate what kind of activities you're doing in that club? हम इकरा यूनिवर्सिटी ने हमें प्लेटफॉर्म दिया है और हम इसमें क्लब के थ्रू या ओवरऑल बहुत सारी एक्टिविटीज़ अपने डिपार्टमेंट के थ्रू कर रहे होते हैं, जिसके अंदर मोस्टली अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं। उसके अंदर अभी जैसे मैं लास्ट रिकॉल करूं, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने बेवरेजेस के ऊपर एक सेमिनार कंडक्ट किया जिसके अंदर हमने ये बताया कि इनका यूज़ कितना आपके लिए डेंजरस है आपकी बॉडी के लिए, और आपको हेल्दी डाइटरी पैटर्न की तरफ और न्यूट्रिशन की तरफ जाना चाहिए बजाय इसके कि आप प्रोसेस फूड को यूज़ करें। तो वो बहुत एक इन्फॉर्मेटिव सेशन था। इस किस्म के बहुत सारे सेशन हम प्रीवियसली भी करते आए हैं और इंशाल्लाह हम इनको करते भी रहेंगे। अदर देन दैट हम मेडिकल कैंप्स की तरफ भी जाते हैं जिसके अंदर ना कि सिर्फ मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है बल्कि इसके अलावा हम बहुत सारी पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट एजुकेशन और अवेयरनेस पे भी काम करते हैं। That's a very good initiative of Iqra University. सर लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है रमज़ान की डाइट में या मैनेजमेंट में मेडिकेशन की? फार्मासिस्ट का इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जैसे कि हमने पहले भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि पेशेंट एजुकेशन, काउंसलिंग, सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिकेशन के बारे में बताना, ये सारा फार्मासिस्ट का रोल है। और बीइंग फार्मासिस्ट हमें ड्रग लॉर्ड भी कहा जाता था क्योंकि ड्रग्स के साथ डील करना हमारा अपना काम है। मेडिकेशन को बनाने से लेके मेडिकेशन को सेफली डिस्पेंस करना और उसकी प्रॉपर गाइडेंस देना ये हमारी डोमेन में आता है। तो इसके रिलेटेड हम पेशेंट को गाइड करके अवेयरनेस फैला के एक उसका लाइफस्टाइल मैनेज कर सकते हैं। वेरी गुड सर। एनी फाइनल मैसेजेस फॉर आवर लिसनर्स? इस बात से आपकी मुझे एक स्टोरी याद आ गई कि अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। ये आई डोंट नो कि ये स्टोरी आपने सुनी है कि नहीं, लेकिन हमने इसके बारे में सुना था अपने टाइम पीरियड के अंदर जब हम
पढ़ते होते थे कॉलेज लाइफ के अंदर। उसमें ये था कि एक बंदा था, वो मेडिकल डाइजेस्ट या रसाले पढ़ते होते थे, तो उसके अंदर दवाई बीमारियों के सिम्टम होते थे ना डिफरेंट। वो जो भी सिम्टम देखते थे उनको ऐसा लगता था कि ये बीमारी मेरे साथ मुंसलिक है। तो एट द एंड फिर वो इतने परेशान हो जाते थे कि मुझे ये भी क्रॉनिक डिजीज़ है, मैं इस तरह भी बीमार हूँ, इस तरह भी बीमार हूँ। तो लिहाजा फ़ाइनल मैसेज मेरा यही है कि आप डायग्नोसिस वाला काम भी ना करें, आप फार्मासिस्ट को भी उसका काम करने दें। आप सिर्फ जो है वो जब भी आपने तशख़ीस करानी है फिज़िशियन के पास जाएं और मेडिकेशन को ख़ुद से यूज़ मत किया करें, प्रॉपर गाइडेंस के साथ इसे यूज़ करना चाहिए। क्योंकि एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि दवाई और जहर दोनों में सिर्फ डोज का फ़र्क है। मतलब आप थोड़ी सी मिकदार बढ़ा दें तो दवा भी जहर बन जाती है, और आप उसकी प्रॉपर डोज लें तो वो दवाई के तौर पे भी काम करती है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर लिसनिंग एवरीवन। रमज़ान मुबारक। अल्लाह आप सबको सेहत दे और रोज़े रखने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।